चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है भैया? पीछे तुम्हें नहीं आ रही आवाज? बैठ। चलिए, गुड आफ्टरनून। ऑल वेल? बैठो बैठो भैया, बैठो यार पीछे। चलिए, प्रश्न बताएंगे? सारे लोग क्वेश्चन बताएंगे? चलिए, अपने आप पे बिलीव करिए, प्रश्न पहले पूरा सुनेंगे। चलिए, नीतीश कुमार। ऑनलाइन वाले भी भैया क्वेश्चन बताएं अपना कमेंट्स में, सामने आ जाता हूँ। चलो, सारे लोग क्वेश्चन आंसर सेशन खेलते हैं पहले 5 मिनट। पहला प्रश्न, अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल? 17। पहले क्वेश्चन सुनेंगे वाकया। अवोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। भाई साहब, अगर मैं कोई टाइटल लूंगा भी तो किससे पूछ के? राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से। भैया यार, इधर अभी भी आवाज आ रही है, कमॉन गाइस। चलिए, प्रश्न बताइए। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में? 14। राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। 21। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 21 ए। 21 था या जोड़ा? कौन से अमेंडमेंट से? 86, 86वां। कौन सी ईयर में? 2002। भैया मैं आपसे पूछूं, आज भारतीय संविधान में कितने पार्ट है? भाई साहब, काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं, किस पार्ट में फंडामेंटल राइट है? किस राइट में फंडामेंटल ड्यूटी है? किसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, नागरिकता, सिटीजनशिप? पक्की बात दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से लिए गए? यूएसए। मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए क्या? बताइए, आज कितने फंडामेंटल राइट है? पहले कौन सा हट गया? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट से हटा? 44, 44वां। कौन सी ईयर में? इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोरारजी देसाई। किस पार्टी की सरकार है? आज मुझे बताइए, राइट टू प्रॉपर्टी आज कॉन्स्टिट्यूशन राइट है क्या, लीगल राइट है? मैं बोलूं आज राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में? 321 पार्ट में 12। पहले किस आर्टिकल में था? 31, 31 में, और भाग में 3। बताइए मुझे, पहला राइट टू इक्वलिटी क्या फंडामेंटल राइट है? सारे साथी बताएं, समानता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है? कहां से कहां तक? 14 से 18। राइट टू फ्रीडम क्या फंडामेंटल राइट है? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध। बाबूजी काहे को शोषण करवा रहे हो? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट है 25 से लेकर 28। यस नो? चलिए, सारे के सारे साथी मुझे बताइए एक बार कि शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट फंडामेंटल राइट है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार फंडामेंटल राइट है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस आर्टिकल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला? आर्टिकल 32 से मैं कहां जा सकता हूं? भैया कितने टाइप की रिटें? कितने टाइप की? क्या हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण? क्या परमादेश मींस मेंडमस? बोलो एक बार, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस, क्या ये रिट है? मेंडमस अर्थात परमादेश रिट है? अधिकार प्रत्यक्ष को वारंट रिट है? प्रतिषेध प्रोविटेशन रिट है? और एक कौन है? उत्प्रेषण अर्थात सेरेटरीज। यस नो? तो आर्टिकल 32 के तहत कितने टाइप की रिट है? 5। पहला प्रश्न, फंडामेंटल राइट्स गारंटी युक्त है क्या? इसको जस्टिबल अर्थात न्याय योग्य है? एनफोर्सेबल प्रवर्तनीय है? भैया आर्टिकल 226 से मैं कहां चला जाऊं? हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 से इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा सुप्रीम कोर्ट। यस नो? सिंपल सा कंसेप्ट। ये बताइए मुझे, किसी स्टेट के नाम में चेंज करना है, कौन करेगा? पार्लियामेंट, संसद। क्षेत्र में चेंज करना है, स्टेट की संख्या बढ़ानी है, घटानी है, नए राज्य का प्रवेश करना है, यस नो? चलो साहब, क्लास शुरू करें? आर यू रेडी? चलिए भाई, क्लास शुरू करते हैं, आराम से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला था कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा जो पार्ट है, उसको हम पार्ट 5 कहते हैं। बाबूजी क्या कहते हैं? पार्ट 5। मैं फिर कह रहा हूँ, 22 पार्ट्स में से 22 भागों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पार्ट 5, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्टिकल किस में? 5 में, 5 में। इस बात को समझना। और इस पार्ट का नाम है यूनियन, जिसको हम संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। और ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। कमॉन गाइस, सारे साथी बताएं, स्पेशली पीछे वाले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़े भाग का नाम? पार्ट 5। क्या इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल है? और बाबूजी इसका टाइटल क्या है? यूनियन अर्थात संघ। कोई दिक्कत? समझना, मैंने आपसे जाते जाते एक कंसेप्ट बोला था, और हमने आपसे पूछा था कि अगर आपके जीवन में कोई एक है तो पार्ट 5 में आएगा, ठीक है? और एक से ज्यादा है तो पार्ट 6 में आएगा। तो पहले बॉयज से पूछ लेते हैं, जीवन में एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है? नहीं है। जीरो वाले कितने? आप देखें हाथ, लड़कियां मोड़ मोड़ के देखें, कौन जीरो? बाकायदा देख रही है जीरो वाला कौन है? ये जितने जीरो वाले हाथ खड़े कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा उद्यमी है। ये सब तुमको दिखाने के लिए। अभी आप किसी लड़के से पूछना, क्या मुझसे पहले तुम्हारे जीवन में कोई राज मना करेंगे?
भाई साहब एक से ज्यादा वाले कितने? मेरा ही हाथ खड़ा है भैया, समझना। तो मैं कौन से पार्ट में आ जाऊंगा? 6 में। और पार्ट 6 का जो टाइटल है वो क्या है? स्टेट। कमन गाइस, सारे के सारे साथी बताइए, पार्ट 5 के टाइटल का नाम? यूनियन, संघ। पार्ट 6 के? स्टेट। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी पद, कोई भी पोस्ट पूरे कंट्री के लेवल पे एक हो तो वो पार्ट 5 में आएगा। सारे साथी समझना दोबारा, पूरे कंट्री के लेवल पे, पीछे भैया बात नहीं, सुन लोगे याद हो जाएगा। लड़कियां भी हमें देख लें अपने वाले के अलावा, समझना। इधर उधर देख रही हैं, मोबाइल में देख रही हैं। मेरे भैया प्रेसिडेंट कितने होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सब कहाँ पढ़ेंगे? पार्ट 5। सारे साथी समझना, आप बार बार पढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत की संसद। तो भैया जो भी इस चीज में भारत का लगा हो, समझ जाना आप कहाँ पढ़ेंगे? 5 में। कभी आपने बोला यूपी का सुप्रीम कोर्ट, बिहार का सुप्रीम कोर्ट? तो जाहिर सी बात है, जब आप बोलते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, तो समझ जाना वो कौन से पार्ट में आएगा? 5 में। यानी अगर कोई एक पद है तो पार्ट, और एक से ज्यादा है तो? अब आप बताइए, सीएम पूरे देश में एक है या अनेक है? यूपी का अलग, बिहार का अलग, उड़ीसा का। हाई कोर्ट एक है या अनेक है? तो कहां पढ़ेंगे भैया? मैं बोलूं गवर्नर एक है या अनेक है? यूपी का राज्यपाल अलग, बिहार का अलग, सबके अलग। तो सारे साथी समझना, एक से ज्यादा पोस्ट है तो पार्ट 6, एक ही पोस्ट है पूरे इंडिया के लेवल पे तो पार्ट 5। इतनी सी बात मैं समझा पाया? तो भैया फिर बता दो, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कहां से कहां तक? भैया इसका टाइटल क्या है? तो क्या इसमें प्रेसिडेंट पढ़ूंगा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ूंगा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ूंगा, पार्लियामेंट पढ़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ूंगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ूंगा? पढ़ूंगा भाई, सिंपल सा कंसेप्ट। कोई दिक्कत? चलो देखिएगा, अब आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो 10-10 मिनट में अलग अलग का कांड करते चलते हैं। पहले कांड कर देते हैं महान्यायवादी का 10 मिनट में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कोई मुझे बताएगा वर्तमान में कौन भारत के महान्यायवादी है? ये हाल है। अरे मेरे भैया, जब भी आप पेपर दें तो सारे के सारे प्रेजेंट टाइम के आपको ये पढ़ के जाने। अरे बोलो। चलिए सारे के सारे साथी एक एक करके समझे। आने वाले 15 मिनट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका है। जब भी पेपर दें उस वक्त वर्तमान में पढ़ जाना, चेंज होते रहते हैं, इसी को करंट अफेयर्स बोलते हैं। आप सारे साथी समझ लो। बोलो एक बार महान्यायवादी। भैया इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सारे साथी समझना। कौन गाइस एक और बार बोले महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ। यस नो? सबसे पहली जानकारी, ये संविधान के पार्ट 5 में यानी भाग 5 में, और दूसरी जानकारी ये संविधान के आर्टिकल 76 में। आज के बाद पूछूं आर्टिकल 76 में कौन सी पोस्ट है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। और कौन से पार्ट में? क्योंकि ये किसका है? भारत का। अरे किसका है? भारत का। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सिंपल सा कंसेप्ट। अब समझिएगा, अब इसके नाम में ही देखिएगा, सबसे पहले आ रहा है महान, अर्थात महान है भाई। महा कि तुम इंसान नहीं, महा इंसान हो, उल्लू नहीं, महा उल्लू हो। तो भैया वैसे ही महा, और महा क्या, वो भी किससे रिलेटेड है? न्याय, जस्टिस से। न्याय से रिलेटेड दो लोग होते हैं, या तो जज होगा या वकील होगा, या तो लॉयर होगा या जज होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अरे बोलो यार। तो मेरे दोस्त समझना, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, प्रथम विधि अधिकारी। तो आज के बाद पूछूं इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? महान्यायवादी। तो वाज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अरे बोलो यार, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भैया आपसे कोई पूछे कि एजीआई कौन होता है, तो आप कहते हैं ना ये इंडियन गवर्नमेंट का लॉयर होता है। तो भारत सरकार का वकील किसको कहते हैं? महान्यायवादी। यस नो? तो देखो भैया, महान्यायवादी, बाद मतलब देने वाला, न्याय और महान है। सारे सारे साथी समझेगा। तो मेरा प्रश्न है, बात नहीं, पहला प्रश्न है मेरा, भारत सरकार का वकील किसको कहेंगे? यस नो? भारत का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में? 76। किस पार्ट में? यस नो? अब देखिए, अब मैं एक एक करके प्रश्न पूछता हूँ, देखता हूँ समझ कितनी। मैम आप बता दें, पहले बैठी हैं इसलिए, ये नहीं कि मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, समझना। आप बताएं इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है इंडायरेक्ट? सब शांत नहीं, कमन गाइस, प्लीज कीप साइलेंट ऑल ऑफ यू। भाई 15 मिनट में सीखना है इसको। महान्यायवादी का इलेक्शन डायरेक्ट होता है इंडायरेक्ट? इंडायरेक्ट। आप बताएं मैम। डायरेक्ट होता है, ओके। इंडायरेक्ट, इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन या इंडायरेक्ट? कोई बात नहीं, गलत बताओ, बोलो। इंडायरेक्ट, ओके। यू गाइस इंडायरेक्ट, ओके। पहले माताओं से ही पूछ लेते हैं, कुछ माता इधर बैठी हैं, ठीक है भैया। डायरेक्ट इलेक्शन होता है इंडायरेक्ट? अरे मेरे भैया इसका इलेक्शन मतलब कुछ भी, मैं कुछ भी पूछूंगा आप बताओगे? अरे मेरे भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का इलेक्शन काहे डायरेक्ट इंडायरेक्ट बोल देते हो? मतलब मैं बोलूंगा निम्नलिखित कलुआ में से कौन पसंद है, तो टिक लगाना ही है भाई। कभी कभी नन ऑफ दीज भी लगा दो इनमें से। सारे साथी कंसेप्ट समझ लो। जैसे हमने आपको एक कंसेप्ट दिया, एक है या अनेक है, तो आज के बाद भूलोगे, तो वैसे ही सुन लो। जिसका इलेक्शन होगा
उसकी कभी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जिसका इलेक्शन होगा उसकी नियुक्ति नहीं होगी, और जिसकी नियुक्ति होगी उसका इलेक्शन नहीं होगा। ये कंसेप्ट है दुनिया का। बाबूजी बता रहा हूं, अभी मैं समझाया कहां है? अभी तो मैंने आपको फंसाया है बस कि डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मतलब जबरदस्ती। अरे मेरे भैया, अगर ये इलेक्शन तो एक से उल्लू लड़के आ रहे हैं, जबकि ये तो पढ़ा लिखा है यार। जब कह दिया भारत सरकार का वकील है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, इंडियन गवर्नमेंट का लॉयर है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, तो भैया पढ़ा लिखा होगा, एलएलबी करके गया होगा, एग्जाम पास करके गया होगा। ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मैंने ये कंसेप्ट आपको बोला है कि जिसका इलेक्शन होता है उसकी नियुक्ति नहीं होती, और जिसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट होती है उसका इलेक्शन नहीं होता। सारे साथी समझना जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। महान्यायवादी कौन होता है? तो महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एबिलिटी है, योग्यता है, वही महान्यायवादी बन सकता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इलेक्शन लड़के पहुंचते हैं? नहीं, ऑन दी बेसिस ऑफ सीनियरिटी। वाकई एक लंबा अनुभव होता है उन्हें हाई कोर्ट में जज के तौर पे काम करने का और लॉयर के तौर पे काम करने का, तब वो वहां पहुंचते हैं। इलेक्शन नहीं लड़के आते। तो मैं कुछ भी पूछूंगा तो कुछ भी नहीं बोलना, यस नो। इसलिए मैंने बोला तुरंत फंसा लूंगा मैं, जिसको अपने आप पे घमंड हो मिनट एक ही लूंगा। ठीक है, तुम तो सारे के सारे फंसने के चक्कर में डोल रहे हो, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह रहे हो। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है? क्या इसका अपॉइंटमेंट होता है? तो इसकी नियुक्ति होती है इलेक्शन, इसकी नियुक्ति होती है इलेक्शन। और मेरे दोस्त आज के बाद पूछूं कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, अर्थात भारत का राष्ट्रपति, अर्थात भारत का राष्ट्रपति। तो सुनो मेरे भाई, इलेक्शन होगा या नियुक्ति? नियुक्ति। बहुत बढ़िया, सारे के सारे फिर फंसाता हूं, पहले माताओं को फंसाता हूं फिर पापाओं को, समझना। भाई आप बता दीजिए मैम कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30, 25, 35? अबे तुमसे साइज ना पूछ रहा मेरे भाई, आराम से। हाँ, 30, 35, 25 उम्र कितनी चाहिए? 30 उम्र चाहिए, 35 उम्र चाहिए, 25 उम्र चाहिए, या 50, 100, 10,000 साल, 20,000 साल, 30,000? सब शांत रहेंगे, एक मिनट। इतने लोगों में से बता दें। 35, ओके। एक्सपीरियंस चाहिए सर, ओके। सीनियर, ओके। उन्होंने कहा कि 35 होना चाहिए, इन्होंने कहा एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझना, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, एक्सपीरियंस तो इन सबके पास है। क्या मान्यवादी बना दूं? पूरा बोला करो, किस चीज का एक्सपीरियंस? अबे सुन लो यार, तुम कितना हुआ करते हो यार। कमन गाइस, बातचीत नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए कोई न्यूनतम एज का कंसेप्ट, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मिनिमम एज। बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मैक्सिमम एज का जरूर है, कितना? 65 ईयर। कोई भी मान्यवादी अधिकतम अपने पद पर कितने साल तक रह सकता है? 65 साल तक, एट द एज ऑफ 65, 65 वर्ष तक रह सकता है। न्यूनतम का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब इन्हें 40 साल पे तो इन्हें एलएलबी करी है, तो न्यूनतम का कंसेप्ट नहीं है। दूसरा, कोई आपसे पूछे इसका टाइम पीरियड कितना है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो फिक्स टाइम पीरियड भी नहीं है। लेकिन सामान्य कार्यकाल इसका कितना होता है? 6 वर्ष, लेकिन फिक्स नहीं। तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक बैठेगा। अब सारे साथी समझना, 65 पर रिटायरमेंट है, क्योंकि कहने लग जाते हैं 65 के बाद बुद्धि, पता चला मां बहन करने लग गया 65 के बाद। इसलिए कभी भी देखना कि जितने बड़े पद होते हैं उन पे हम बहुत सीनियर व्यक्ति को बिठाते हैं। जैसे मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया, तो तुम्हारी तो लंका लगना तय है। अगर मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दोगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज 25 चाहिए, और मान लो आप में से कोई 26 पे प्रधानमंत्री बन गया, कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री गोपालपुर के कमरे में पाए गए, क्योंकि हार्मोन्स है ना। इसलिए कभी भी देखना, जितना बड़ा पद होगा उस पर सब बड़े बूढ़े बैठे होंगे, और जैसे ही आते हैं वो तो तुरंत सबसे पहले अब नहीं, तुरंत हाथ जोड़ते हैं, नहीं अब नहीं, यस नो। और तुम में से किसी को मैंने मान्यवादी बना दिया, तुम में से किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तो तुम तो इधर इधर घूमते रहोगे, आज उसको ले आओ, यस नो। ये कंसेप्ट है। अरे बोलो ना। पहला प्रश्न, आर्टिकल 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ, भैया इसकी नियुक्ति कौन करेगा? क्या इसको बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के न्यायाधीश के बराबर योग्यता हो? क्या इसकी कोई न्यूनतम एज होती है? या अपने पद पर अधिकतम कब तक बैठेगा? भारत सरकार का वकील किसको कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? यस नो। कहाँ का है ये? भारत का। अब शांत रहेंगे, केवल माताएं बताएं, पिता सुने बस, समझना। मेरा प्रश्न है मेरे दोस्तों कि ये किसी केस की सुनवाई कहां करेगा? गोपालपुर में, गांधी विहार में, नेहरू विहार में, या बगल में? समझना, सारी सुविधाएं दी रखी हैं केडी वालों ने, समझना। सारे साथी बताएं कहां करेगा सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहां? सारे साथी, हर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। भारत का मान्यवादी, इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कहां पर सुनवाई करेगा? सब शांत रहेंगे। बगल में तो करेगा अपनी गोपी के साथ, लेकिन केस की सुनवाई कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट वाले हाथ खड़े करें। बड़ी समस्या है, अब तुम्हारे हाथ ही नहीं खड़े होते, दिक्कत तो यही है मेरे भाई। ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में कितने? हाई कोर्ट के पक्ष में? ये तो किसी के पक्ष में नहीं है।
नोटा वाले हो क्या? नन ऑफ दीज एबव है। अरे मेरे भैया, आपके सामने क्वेश्चन आया है कि भारत का मान्यवादी किसी केस की सुनवाई कहां करेगा? पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अरे भैया, अगर ये ऑप्शन है तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट, और अगर इसमें डी ऑप्शन ये दिया होता भारत में कहीं भी किसी भी न्यायालय में, तो इसका आंसर वही हो जाता। अरे भैया, तुमने मुझे भारत का महान्यायवादी बनाया, इंडिया का अटॉर्नी जनरल बताया, तुम्हें इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अरे कैसे लोग यार तुम, मैं कहां का न्यायवादी हूं? तो मैं भारत के किसी भी कोर्ट में, क्या दिक्कत है? अरे यार, मैं सुप्रीम पोस्ट हूं, मैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर हूं, मैं इंडियन गवर्नमेंट का लॉयर हूं, मैं भारत सरकार का वकील हूं, तुम रोक लोगी मुझे? अरे बोलो। अरे मेरे भैया, मैं भारत के किसी भी कोर्ट में जा सकता हूं, भारत सरकार का पक्ष रख सकता हूं। अरे बोलो ना। तो सुनो मेरे भाई, आमतौर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का पक्ष कहां रखता है? सुप्रीम कोर्ट में। बट चूंकि ये भारत का महान्यायवादी है, तो ये किसी भी कोर्ट में जा सकता है अगर आवश्यकता पड़ी तो। तुम्हारी तरफ से नहीं जाएगा कि प्लीज अटॉर्नी जनरल हमारी तरफ से जाओ ना, प्लीज ना, ये भारत सरकार का वकील है, तुम्हारा नहीं। कितना भी प्लीज प्लीज करना, प्राइवेट केस नहीं लड़ सकता। अरे बोलो ना। सारे साथी सुन लो, ये प्राइवेट केस ये भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखेगा। भारत सरकार का वकील है, भारत के किसी भी कोर्ट में अधिकतम 65 ईयर तक रह सकता है, योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की, बाकी भारत का नागरिक हो। सिंपल सा कंसेप्ट। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये अपना रेजिग्नेशन, त्याग पत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। सिंपल सा कंसेप्ट। अरे बोलो ना। चलो मैम, आप बता दें क्या मैं आपके घर का सदस्य हूँ? यस नो, केवल यस नो। नो, सोच समझ के बोलना बस। यार ये इधर से बड़ा आवाज करता है यार, तुमने दवा ली नहीं अभी है? पता नहीं कहाँ। क्या मैं आपके घर का सदस्य हूँ? तो बना लो। क्या मैं आपके घर का सदस्य हूँ? एक मिनट करो, इन सबने मना कर दिया। बस मुझे इतना बताओ, क्या मैं आपके घर पे आ जाऊँ या नहीं? यस नो। यस सर, आपके घर पे आ जाऊँ? घर पे बुला तो रही है लेकिन सदस्य नहीं है, क्या मैं आपके घर पे आ जाऊँ? यस। देखो बुला तो सब रही है, बुलाती है मगर जाने का है, मगर बुलाती नहीं। क्या मैं आपके घर पे आ जाऊँ? तो कितना सोच रही हैं यार? यस या नो, बस तुरंत यस या नो। ठीक है सर, आ ही जाओ अब। मैम आ जाऊँ घर पे? एक तो बोलती नहीं है। यस या नो। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा और तुम्हारे घर पे आके क्या करूंगा, समझना मेरे भाई। इनने बोला कि सर आप हमारे घर के सदस्य नहीं है, बिल्कुल बात सही है। वैसे ही सुनो, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता। बट ये पार्लियामेंट में जा, मैं आपके घर का सदस्य नहीं था, बट आपके घर पे आ सकता हूं, आंटी से हाथ मांग सकता हूं। हाथ नहीं मांगूंगा, पूरा। आंटी आपकी लड़की का हाथ ही नहीं, पूरी लड़की चाहिए, क्योंकि हाथ का क्या करूंगा, समझना मेरे भाई। सारे साथी समझना, कांग्रेस का हाथ सबके साथ। 2025 में इलेक्शन है, थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ भी देख लेना। खैर, कैंपेनिंग बाद में करेंगे। मेरे भाई समझना, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का मेंबर होता है? भैया, क्या ये पार्लियामेंट में जा सकता है? क्या ये पार्लियामेंट में बोल सकता है? क्या ये अपना पक्ष रख सकता है? बट ये किसी मुद्दे पर पार्लियामेंट में वोट नहीं डाल सकता, बिकॉज ये पार्लियामेंट का मेंबर। सुनो, पूरे इंडिया में एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशनरी पोस्ट यही है, एकमात्र संवैधानिक पद यही है जो बिना पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए पार्लियामेंट के सेशन में जा सकता है, बोल सकता है, पक्ष रख सकता है। इसके अलावा कोई भी इंडिया में ऐसी पोस्ट नहीं है जो बिना पार्लियामेंट के मेंबर के वहां चले जाएं। सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे आप सब आम नागरिक हो, कॉमन सिटीजन, आप पार्लियामेंट में जा सकते हो, लेकिन सेशन देखने आपको वहां बोलने नहीं दिया जाएगा। अरे बोलो यार, अगर आपको पार्लियामेंट में अंदर जाना है और कार्रवाई देखनी है, आप देख सकते हो, एक लेटर हेड पे आपके लोकल जो भी सांसद होगा वो लिख के दे देगा, आप देख सकते हो। लेकिन क्या आपसे वहां बुलवाएंगे? क्या आपसे किसी मुद्दे पर राय लेंगे? नहीं। एकमात्र पद महान्यायवादी है जो बिना संसद का सदस्य हुए भी संसद में जा सकता है, बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन जब भी लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होगी किसी बिल के ऊपर, तो ये अपना मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि ये वहां का मेंबर नहीं है। लोकसभा में वोटिंग लोकसभा के मेंबर करते हैं, राज्यसभा में वोटिंग राज्यसभा के मेंबर करते हैं। क्योंकि ये दोनों हाउस का कोई मेंबर नहीं है, दैट्स व्हाई किसी इशूज पे ये वोट नहीं डालेगा। यस नो। मैं आपसे 15 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इससे बाहर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन नहीं आता। पहला प्रश्न, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, किस पार्ट में, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये रेजिग्नेशन किसे देगा? भैया, महान्यायवादी बनने के लिए निम्नलिखित में से किस कोर्ट के जज के न्यायाधीश के बराबर योग्यता हो? सुप्रीम कोर्ट। या अपने पद पर अधिकतम कितने साल तक रहता है? 65 साल तक। भैया, क्या ये भारत का नागरिक हो? क्या किसी विदेशी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं? क्या ये भारत सरकार का वकील होता है? क्या ये इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर है? क्या इसे प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं? मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पार्लियामेंट का मेंबर है, क्या ये पार्लियामेंट के सेशन में जा सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है? यस या नो। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, आवश्यकता पड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि भारत का मान्यवादी है, लेकिन आमतौर पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करता है। यस या नो। सिंपल सा। बाकी कभी भी सरकार इसको हटाना चाहे हटा सकती है। राष्ट्रपति से कहेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेगा, राष्ट्रपति इसको हटा देगा। एक और कंसेप्ट सुन लो, राष्ट्रपति, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं करता, मंत्रिपरिषद के कहने पर, कैबिनेट के कहने पर। अरे बोले। अब एक और चीज सुनो, इस समय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं,
सारे साथी समझना, लास्ट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इन्हीं मोदी जी के समय मेरे को महान्यायवादी बनाया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मोदी जी मर गए, मतलब वैसे नहीं, लेकिन मर गए, इसका मतलब है कि अब मैं भी महान्यायवादी नहीं रहूंगा। ये कंसेप्ट है। जिस गवर्नमेंट ने मेरे को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, आगे मैं प्राइम मिनिस्टर में भी कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर आज होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं, अगर मोदी जी की डेथ होती है या मोदी जी अपना इस्तीफा दे देते हैं, इसका मतलब है जितने भी मिनिस्टर हैं ये अब मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये कंसेप्ट है। अब कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो अपने हिसाब से मिनिस्टर बनाएगा। ठीक वैसे ही जब भी कोई नई सरकार बनेगी तो वो अपने हिसाब से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बनाएगी। यस नो? तो एक ये कैसे हट सकता है? इसकी डेथ हो जाए तो, इसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो, या अपना त्यागपत्र दे दे तो, या जिस प्रधानमंत्री के समय इसकी नियुक्ति हुई है वो इस्तीफा दे दे या उसकी डेथ हो जाए तो ये अपने पद पे नहीं रहेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अरे बोले एक बात तो ये, तो कमन गाइस, क्या इसका इलेक्शन होता है? क्या इसके बनने के लिए कोई न्यूनतम एज है, मिनिमम एज? नहीं है। एक बात तो ये, क्या कोई पागल व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाए? नहीं। ठीक है भैया, एक कंसेप्ट तो ये है। किसी भाई को दिक्कत तो बताओ, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस पार्ट में? 5। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को। ये अपने पद पर अधिकतम कितने साल तक? 65। सामान्य कार्यकाल कितना? 6 साल। भैया योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बराबर। अरे बोले कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का वकील है, भारत सरकार की ओर से पक्ष रखेगा, प्राइवेट केस नहीं लड़ेगा। ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट में जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। इतनी सी बात आपको जाननी है। जब भी आप पेपर दें बस ये देख लेना प्रेजेंट में कौन है। अरे बोले चलिए साहब आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 5। कौन सा पार्ट? पार्ट 5 का नाम यूनियन। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? 5। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। कोई दिक्कत? सिंपल सा कंसेप्ट। तो देखो मेरे भाई, आर्टिकल 52 से लेकर, हाँ हाँ नहीं, संसद से मतलब ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम कानून बनाना थोड़ी ना है कि संसद भंग हो चाहे ना हो। ये तो एजीआई है, रहेगा पद पे, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इसका काम पार्लियामेंट से रिलेटेड थोड़ी ना है। ध्यान में रखना सारे के सारे साथी, इसका काम पार्लियामेंट से रिलेटेड थोड़ी ना है। कम ऑन गाइस, एवरीवन फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट। समझना। तो प्रेसिडेंट को हम शुरू करेंगे, पार्ट 5 को शुरू कर रहे हैं, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। पीछे मेरे साथी मुझे सुन पा रहे? देखो भैया, टाइटल क्या है? क्या बोलेंगे? यूनियन। देखो भैया, इस पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। इस चैप्टर को, इस पार्ट को कई चैप्टर में बांटा गया है। फिर है लेजिस्लेचर, आर्टिकल 79 से 123 तक। फिर है जुडिशरी, आर्टिकल 124 से 147 तक। फिर है कैग, आर्टिकल 148 से 151 तक। यस नो? तो सुप्रीम कोर्ट एक या अनेक, तो कहां पढ़ेंगे? 5 में। प्राइम मिनिस्टर एक या अनेक, तो कहां पढ़ेंगे? 5 में। अब थोड़ा सा सारे साथी फोकस करेंगे। यस नो? देखो, तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। देखो, ये जो है एग्जीक्यूटिव वाला हिस्सा, आप सब जानते हैं कि कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, टू इन्फोर्स द लॉ। सारे साथी समझना। विधायिका का, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, टू मेकिंग द लॉ। सारे साथी समझना बड़े इश्क बड़ी मोहब्बत के साथ। मेरे भाई, राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम में राजा का तंत्र होता है, राजा ही कानून बनाता है, राजा ही लागू करता है, राजा ही न्याय देता है। बट हम मोनार्की में रह रहे हैं, राजतंत्र में, या लोकतंत्र में रह रहे हैं? हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। आज शक्तियों का बंटवारा किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन। जब शक्तियां अनेक केंद्र में होती हैं, जब शक्तियों का बंटवारा अनेक केंद्र में हो, तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। आज राष्ट्रपति की अपनी शक्तियां हैं, वाइस प्रेसिडेंट की अपनी, प्राइम मिनिस्टर की अपनी, एमपी की अपनी, एमएलए की अपनी। लेकिन राजतंत्र में सारी शक्ति किसी एक केंद्र के पास थी, जो कि राजा होता था। बोलो यार, अगर आज मोनार्की सिस्टम होता और मैं आपका राजा होता, बाहुबली मूवी देखी है कि इनके हाथ काट दिए जाएं, काट दिए। अगर मैं आज किंग होता तो फिर तो पहले दिन से, फिर तो मैं आदेश देता कि द्वार पालो, फलाने वाले को उठा लो, और तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आज मेरा मन करता है पर चुप पड़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं तुम कोर्ट चलेगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपसी मर्जी से करूंगा जो कुछ करूंगा, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि अपराध है। लेकिन अगर मैं राजा होता फिर तो आंखें आंखें हाथ पैर सब तोड़वा देता। अगर राजतंत्र होता तो सारी शक्ति किसी एक केंद्र में, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, केंद्रीकरण। और जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सारे साथी बताना कि आज डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का बंटवारा या शक्ति एक हाथ में है? यस नो? और ये अच्छी बात है। ऐसा क्यों किया? जैसे कि कोई एक व्यक्ति ताकतवर ना बन पाए, डिक्टेटरशिप ना आ पाए, तानाशाह सिस्टम ना आए। किसी जमाने में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, सारी शक्ति उसके पास है, पार्लियामेंट में आग लगवा दी, विरोधियों को मरवा दिया और तानाशाह बन गया। तो मेरे दोस्त समझना, हमारे यहाँ कुछ नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है।
सबकी अपनी अपनी पावर है। अरे बोले तो देखो मेरे भाई, कोई आपसे पूछे प्रेसिडेंट कहां पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कहां पढ़ेंगे, कार्यपालिका में, प्राइम मिनिस्टर कहां पढ़ेंगे, तो ये सब यहाँ पे। लेकिन हम पार्लियामेंट, संसद कहां पढ़ेंगे, विधायिका में, सुप्रीम कोर्ट कहां पढ़ेंगे, न्यायपालिका में, और ये तो है ही भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सारे साथी देखना, जुडिशरी का में क्या पढ़ेंगे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट, विधायिका में यहाँ क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, और यहाँ एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, जो मंत्री हैं। सारे साथी समझना, ये कानून को लागू करेगा, ये कानून बनाएगा, और ये कानून के अनुसार न्याय देगा। अरे बोले सिंपल सा फंडा। तो आइए मेरे दोस्तों, इसको देख लीजिए। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेके कहां तक दिया है, 62 तक। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 से 73 तक। प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर आर्टिकल 74 एंड 75। सारे साथी फ्लो चार्ट देखें। भारत सरकार के काम यहां, और कैग सीएजी आर्टिकल, एजीआई बोलेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कहां है, 76 में, अभी जो हमने देखा। सारे साथी समझना, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, कैग, ये सब इसमें पढ़ेंगे। आइए तो सारे के सारे साथी समझना, मैंने आपसे शुरू करने जा रहा हूं राष्ट्रपति। चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भैया ध्यान में रखना, और यहां पे 10 आर्टिकल पढ़ने होंगे, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। यस एंड नो, भैया समझ। पति का मतलब प्रभुत्व। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वैदिक काल में विश्व के हेड को विस्पति, गांव के हेड को ग्रामपति, कुल के हेड को कुलपति, आज भी कहते हैं, ये वाइस चांसलर है, कुलपति हैं। और अपने घरों में देख लो, पति की डोमिनेंसी है कि नहीं, मम्मी को कूट के ही रखते हैं। भैया समझना, अबे है नहीं, दिल्ली में बैठे हो इसलिए नहीं, थोड़ा इंडिया में इधर उधर देख लो। आज की सोसाइटी पेटोरिकल सोसाइटी है, मेटोरिकल, पेटोरिकल पितृसत्तात्मक, पुरुष की चलती है, ध्यान रखना। पापा की चलती है, मम्मी की, पापा की, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। कहीं अपवाद स्वरूप है, वो बात अलग है, समझना। सारे साथी समझना, आपका ये रेड लाइट ध्यान रखना, आपके ये चूड़ियां, ये सब दूसरे का प्रतीक है, इस बात को समझना, ठीक है। किसी भी शिकायत का निवारण कर सकता है क्या, एजीआई। एजीआई मेरे बच्चे ध्यान में रखना, भारत सरकार का पक्ष रखेगा, आप शिकायत वहां नहीं करेंगे। कोई कोर्ट का मामला है, कोई नदी बंटवारा कुछ भी है, तो वो देखेगा। आपकी शिकायतों का निपटारा आयोग करते हैं, कमीशन, ना कि एजीआई, ध्यान में रखना। जैसे आपने एससी आयोग सुना होगा, एसटी आयोग सुना होगा, महिला आयोग सुना होगा, वित्त आयोग सुना होगा, ये आपकी शिकायतों का निपटारा करते हैं, ना कि ये, समझना सारे साथी। कमन गाइस, आर्टिकल 52 से 62 तक क्या है, राष्ट्रपति। कमन गाइस, पहला प्रश्न, आर्टिकल 52 आपके सामने कह रहा है कि भारत का कितने, क्या होगा, कहां के होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, तो राष्ट्र का पति। पति मतलब वो पुरुष वाला भाव नहीं, पति मतलब जिसके पास अधिकार हो, जिसकी डोमिनेंसी हो। जब महिला किसी से कहती है कि ये हमारे पति हैं, इसका मतलब हम पे कंट्रोल इनका है। जब तुम्हारा पति लंका लगाए रहता है तो ये तो राष्ट्र का पति है। तो भैया भारत का सर्वोच्च पद, सुप्रीम पोस्ट कौन सी है, राष्ट्रपति। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कितनी भी तैयारी कर लो, ग्राम प्रधान से लेके एंड में आदमी लास्ट क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट। इससे बड़ा पद भारत में नहीं है। फिर बस इतनी खबर आती है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति नहीं रहे। 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, बस इतनी खबर आती है। द्रौपदी मुर्मू इस समय जिस पद पे बैठी हैं वो सुप्रीम पोस्ट ऑफ इंडिया है। अब उनका कोई ख्वाब नहीं होगा कि सीजीएल निकाल लूं क्या, लेकिन वो कट ऑफ देख के नहीं फॉर्म भरेंगे, समझना मेरे भाई, सारे के सारे साथी समझना, ठीक है। वैसे ही उनके पास 300 से ज्यादा कमरे, एक कमरे से उनका काम चल जाता होगा, पता नहीं 259 कमरे में होता क्या, ये नहीं पता, तो समझना। तो सारे के सारे साथी समझना, भारत के कितने राष्ट्रपति होंगे भैया, समझना। आज के बाद पूछूं कि देश का कॉन्स्टिट्यूशनरी हेड, संवैधानिक प्रमुख कौन सा पद होता है, राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है, राष्ट्रपति। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, राष्ट्रपति। तो सुनो, सुप्रीम पोस्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनरी हेड, प्रेसिडेंट। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में स्पष्ट लिखा है। सारे के सारे साथी समझना। तो देखो भैया, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, सारे साथी समझना, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है भारत का प्रधानमंत्री। अब की बात मोदी सरकार, तो सरकार का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। बट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन भारत में कौन होगा, प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति। राष्ट्र का पति है, सबसे बड़ा पद है, पहला नागरिक है। अब समझना, मैं आपसे पूछूं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। अब आप बता दें सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, इसकी पत्नी होगी या इनका पति होगा या बच्चे या सेटिंग या एक्स, चलो बताओ। सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का द्वितीय नागरिक, इनकी पति होंगे, इनके बच्चे होंगे, या इनकी सेटिंग या एक्स, सॉरी नन ऑफ दिस, प्राइम मिनिस्टर होंगे। वाह, इनने कह दिया सेकंड सिटीजन प्राइम मिनिस्टर होंगे। द्वितीय नागरिक जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, केवल फर्स्ट सिटीजन का कंसेप्ट है, वो भी कौन होगा, प्रेसिडेंट। तो सारे साथी बताओ किस आर्टिकल में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी वन प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। तो सारे के सारे साथी समझना, आर्टिकल 52 कहता है कि देश में कितने प्रेसिडेंट होंगे। ये बात किस आर्टिकल में लिखी है, तो इसका मतलब आर्टिकल 52 टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझना, बड़ी मोहब्बत से समझना सारे के सारे साथी। आज के बाद पूछूं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है,
प्रेसिडेंट। सुप्रीम पोस्ट ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वीएचयू, इसका जो चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है, कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है? वाइस चांसलर। कभी जानने की कोशिश की चांसलर कौन है? प्रेसिडेंट। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रपति है, तो उन सबका चांसलर प्रेसिडेंट होगा, कुलाधिपति। और जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनका चांसलर गवर्नर होता है, राज्यपाल। अरे बोलो यार, कॉमन गाइस। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, सुप्रीम पोस्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनरी संवैधानिक हेड प्रेसिडेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हेड प्रेसिडेंट, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर प्रेसिडेंट। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यस नो? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के समय सारी शक्ति किसके पास आ जाती है? प्रेसिडेंट के। तो कॉमन गाइस, एक एक करके देखना है सारे के सारे साथी को। देखो भैया, भारत में राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं, ये नाम कहां से आया? एक एक चीज देखो। संविधान सभा में राष्ट्र की जगह राष्ट्रपति नाम का सुझाव किसने दिया था? संघ संविधान समिति के सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हीं के नाम के ऊपर मुखर्जी नगर पड़ा है। मेरे भाई समझना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बात कही थी कि क्या नाम होना चाहिए? राष्ट्रपति। द नेम शुड बी प्रेसिडेंट। ये बात कही थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसलिए प्रेसिडेंट नाम कब से पड़ा है? 30 अप्रैल 1947 से। बोलो ना, बिल्कुल जीरो से देख रहे हैं हिस्ट्री देखते हुए। अब देखो भैया, राष्ट्रपति की योग्यताएं, आप में से कोई बंदा अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो भैया प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 58। भैया समझना सारे साथी, आप में से कोई ऐसा है जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है भारत का? ठीक है, कुछ भाइयों ने हाथ खड़े किए, कोई? समझना मेरे भाई। अब देखो भैया, प्रेसिडेंट बनने की पहली शर्त बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? समझना। पहला है कि भारत का क्या हो? यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कम ऑन गाइस, प्लीज समझो कंसेप्ट है। जहां क्वेश्चन बनेगा वहां मैं पिंच करूंगा, तो प्लीज फोकस। भारत का क्या हो और तुम सब कहां के नागरिक हो, ये वाली क्वालिफिकेशन तुम सब पूरी कर रहे हैं। अब एक और कंसेप्ट सुनिएगा मेरी दोस्त, स्पष्ट कहा है कि जन्म से नहीं हो। इसका मतलब ये है, पहले आप अमेरिका के सिटीजन थे, अब आपने इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली, भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, तब भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। बट अमेरिका में वही व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है जो बाई बर्थ, जन्म से अमेरिका का नागरिक हो। हमारे यहाँ बाई बर्थ का कंसेप्ट नहीं है। आपको मैंने बताया है नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके, समाप्ति के। और नागरिकता प्राप्ति के तरीकों में क्या जन्म से बाई बर्थ था, वंश से बाई डिसेंट था, रजिस्ट्रेशन बाई पंजीकरण था, देशीकरण नेचुरलाइजेशन था, और नए भूभाग के अर्जन से। हमारे यहाँ जन्म से वाली शर्त नहीं है। पहले आप अफ्रीका के नागरिक थे, अब आप भारत के नागरिक हो गए, अब आप भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि इंडिया में कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए आपको भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। क्या जन्म से? नहीं, नागरिक हो बस। उससे पहले आप कहां के थे उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा कंसेप्ट है कि वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। मिनिमम एज, यहां स्पष्ट शब्द आया मिनिमम, न्यूनतम। अब समझना, आपके एक जानने वाले वो 35 में एक दिन के कम है, क्या मैं राष्ट्रपति बना दूं? बन जान दो यार प्लीज, एक दिन कम है बस। नहीं, क्योंकि क्या लिखा है? न्यूनतम। लेकिन आपके एक जानने वाले उनकी उम्र 1000 वर्ष की है, क्या वो राष्ट्रपति बन जाए? बोलो बोलो। 1000 साल का आपका कोई व्यक्ति है जो आपका जानने वाला है, क्या वो प्रेसिडेंट बन जाए? एक तो बोलते ही नहीं है। क्या बन जाए? क्या बन जाए? बोल ही नहीं रहे। यस है नो? यस सर, बन सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम का, मिनिमम का क्राइटेरिया है, मैक्सिमम का वो तुम्हारे ऊपर है, कितना टिकोगे। अरे बोलो ना। अब तुम 3000 साल जी जाओ, 300 साल जीता, बन सकता है, लेकिन मिनिमम कम नहीं होनी चाहिए। तो बताइए, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35। बात समझ में आई भैया? तीसरा कंसेप्ट, उसे लोकसभा का सदस्य बनने की क्या हो? केवल एलिजिबिलिटी हो लोकसभा के मेंबर बनने की, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। तो मुझे ये बताओ, लोकसभा का सदस्य हो या एलिजिबिलिटी हो? योग्यता हो बस, ना कि लोकसभा का मेंबर। यस नो? और भैया चौथा है कि उसके पास कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद ना हो। सारे के सारे साथी समझना। आप कहेंगे सर ये लाभ का पद क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? लाभ के पद की परिभाषा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं दी गई, पहला कंसेप्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलए और मिनिस्टर, इनको लाभ के पद से बाहर रखा गया है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलए। अब लाभ के पद में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन आते हैं? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा होगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा होगा, जो भी लोकल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा होगा, उन सबको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर मानते हैं। कल को आपका सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए, सीपीओ में हो जाए, आप यूपी में दरोगा बन गए, बिहार में दरोगा बन गए, आप पीसीएस बन गए, आप आईएएस बन गए, तो आप लाभ के पद पे हैं। अब ये नहीं सर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर भी हूं और इस बार सोच रहा हूं इलेक्शन लड़ लूं, एक बार में दोनों हाथों से लड्डू नहीं कि हार गया तो नौकरी तो है ही है। इसलिए नेता कौन बनता है? जो टोटल ठलुआ है, टीटी है। वो कहीं का नहीं होता, वो नेता बन जाता है और फिर तुम पे राज देता है। इसलिए क्योंकि वो घूमता है, किसी की बकरी मर गई वहां घूमेगा, तुम वोट डाल दोगे हमारे आए थे, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्योंकि तुम जॉब कर रहे हो। अब एक मेरा प्रश्न आप बता दो, 10 करोड़ रुपए अब मैं नहीं दूंगा, नहीं तो मैम देंगे। ये बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है? पीएचडी हो, एमए हो, बीए हो, या मिनिमम 12th हो? सब शांत रहेंगे, इनसे पूछ रहा हूं।
12th होनी चाहिए सर। मैम आप बताएं, बीए ग्रेजुएट हो या 12th हो? मैम आप बताएं, 12th या ग्रेजुएट? ग्रेजुएट होनी चाहिए सर, 12th होनी चाहिए। वाह भैया, अब यार भारत में कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए पढ़ाई के अलावा कुछ भी आना हो, कोई शैक्षणिक योग्यता, कोई एजुकेशनल क्वालिफाई नहीं, टोटल डलवा। एक से गधे, महागधे, उल्लू जितने हो सकते हैं सब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तुम लोगों से मैं फंसाऊं तुरंत फंस जाते हो मेरे भाई। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या ये नेता जितने बनते हैं ये तुमको लगता है पढ़े लिखे हैं? और कोई पढ़ा लिखा आए उसको तुम ट्रीट कर देते हो आवाज वजह सर आए उन्हीं के पीछे पड़ गए हो। क्यों आगे? कोई टीचर को तो आना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? सारे साथी समझेगा। कम ऑन गाइस, क्या कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है? क्या तुमको ये पता है कि द्रौपदी मुर्मू ने ये डिग्री ली थी इसलिए प्रेसिडेंट है? नो, सिंपल सा कंसेप्ट। तो बताइए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी? क्या इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद हो ना हो? हो ना हो? अब सारे साथी देखो इधर, कम ऑन गाइस देखें इधर। भारत के संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया। देयर इज नो डेफिनेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किस आर्टिकल में? 58 का क्लॉज 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और संघ राज्य सरकार के मंत्री लाभ के पद में नहीं आते। यस नो? अगर आप में से कोई मिनिस्टर है, अगर आप में से कोई एमपी एमएलए है, आप में से कोई वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद में नहीं आते। यस नो? सिंपल सा कंसेप्ट। अब देखिए कौन आएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में? संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं जो क्या लेते हैं, कल को सिलेक्ट हो जाओगे क्या लोगे? वेतन। क्या लोगे? क्या लोगे? क्या लोगे? तो आप लाभ के पद में आएंगे। इसका मतलब आप पद पर रहते हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पहले आप इस्तीफा दो, रिजिग्नेशन दो, तभी लड़ पाएंगे। कम ऑन गाइस, आप में से कोई यूपी पुलिस में भर्ती है, क्या इलेक्शन लड़ ले पद पर रहते हुए? इस्तीफा देने के बाद तो सरकारी नौकरी को लाभ के पद में रखा जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रखा जाता है। कल को आपकी नौकरी लग गई, आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक आप पद पे। पहले आप अपने पद से इस्तीफा दो, उसके बाद आप खूब इलेक्शन लड़ सकते हैं। यस नो? सिंपल सा कंसेप्ट। अब देखो भैया, एक और शर्त है कि पागल एवं दिवालिया ना हो। सारे साथी समझना, बार बार आता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति का पागल एवं दिवालिया आए दिन होते हैं कि बैंक करप्ट हो गया वो, जस्ट लाइक नीरव मोदी एंड विजय माल्या। समझना, अब आए दिन लड़की लड़कियों से आए दिन, जैसे अभी हम ब्रेक कहेंगे, मैं देखता हूं गर्ल्स फ्रंट आपस में बात करते हैं तो लड़की तुरंत कहती है चल पगले। तो क्या आप वो राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ेगा? अगर किसी लड़की ने किसी लड़के से कहा, जो कि आप अक्सर कहती हो, वो तो पागल है, समझना, या आए दिन चल पागल, यहीं शुरू हो गया, सब देख रहे हैं, समझना मेरे भाई, तो क्या आप वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ेगा? अबे तुम्हारे कहने से पागल नहीं, बाकायदा डॉक्टरों की टीम के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तुम तो चाहो सबको पागल ठहरा दो, और आए दिन आप कहते हैं कि दिल तो पागल है, समझना, कि दिल तो बच्चा है जी, हमारा दिल आपके पास है, कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गए। पूरा याद है, जीएस पूछ लूंगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी, समझना मेरे भाई। सुन लो मेरे भाई, अगर तुम्हारा दिल पागल है राष्ट्रपति बन जाओगे, ये लड़को हाथ पागल हो राष्ट्रपति बन जाओगे, आंख पागल है राष्ट्रपति बन जाओगे, वो लड़की, अब कोई लड़की या लड़का बार बार ऐसे ऐसे कर रही है, समझना, क्या वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा? सारे साथी समझना, आंख पागल हो चलेगा, हाथ पागल हो चलेगा, लेकिन क्या पागल ना हो? तो मानसिक रूप से आप सही होने चाहिए, मेंटली। पता चला प्रेसिडेंट बन गए और पहली बार स्पीच देने आए अमेरिका की मां की, ये क्या कह रहा था बे? ट्रंप क्या कह रहा है तेरी बहन की, समझना। अब ट्रंप जो है, अब मैं प्रेसिडेंट हूं, तो पता चला ट्रंप ने मिसाइलें छुड़वा दी, गाली दे रहे हो, तो कहां से नहीं होना चाहिए? मानसिक रूप से पागल नहीं होना चाहिए, बाकी दिल पागल है चलेगा। बोलो यार, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जवाब अच्छा लगा रही, हाँ यार, समझना, काश ये बोलती, समझना मेरे भाई, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? सारे साथी समझना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और दिवालिया का मतलब ये नहीं कि द्रौपदी मुर्मू ने हम पे 10 रुपए लिए थे 1980 में, आज तक नहीं दिए। तुम्हारे उधार उधार से नहीं, बैंकों के द्वारा घोषित रूप से बैंक करप्ट, जैसे नीरव मोदी पैसे लेके भागा, विजय माल्या भागा, इनको भारत ने दिवालिया घोषित किया। यस नो? तो इस पर आप फिट बैठते हैं, भारत का नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लाभ का पद ना हो, पागल एवं दिवालिया ना हो, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो वो किसका फॉर्म भर सकता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने का। अरे बोलो ना, सिंपल सा। कम ऑन गाइस, आर्टिकल 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भैया मैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, कौन हूं मैं? सुप्रीम पोस्ट ऑफ इंडिया हूं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं, मैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हूं, मैं संवैधानिक प्रधान हूं। और सुनो, भारत में अभी कंसेप्ट समझ लो, आपके घर में एक है पापा जी और एक है दादाजी, ध्यान रखना मेरे भाई, पापा जी जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, लाइक अ प्रेसिडेंट। अब दादाजी खटिया पे डले हैं, स्वर्ग को निकलने वाले हैं, अब आपकी शादी वाले आए कुछ भी, तो पापा नाम मात्र का हेड इनको बनाएंगे। देखो हमारे घर में बड़े बूढ़ों का बड़ा सम्मान है,
पहली जो भेंट है वो आप इन्हें दें क्योंकि इनकी चलेगी। यही है हमारे घर के सबसे बुजुर्ग, सबसे सीनियर। तो सुनो, दादाजी कैसे प्रधान हैं? नाम मात्र के, नॉमिनल हेड हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति, रियल पावर किसके पास है? पापा के, अर्थात प्राइम मिनिस्टर के। तो वैसे ही भारत में नॉमिनल हेड, नाम मात्र का प्रधान होता है प्रेसिडेंट, और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसलिए अब की बार मोदी सरकार, इसलिए मोदी जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, पूरी स्टाइल मारेंगे। मोदी जी के ऊपर है, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, नहीं ले जा रहे मुर्मू को, ठंड लग जाएगी, बैठो घर पे। समझना, यानी प्रेसिडेंट है, नाम मात्र की हेड है, नॉमिनल हेड है। अरे बोले यार, तो भारत के नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो सुनो मेरे भाई, भारत में प्रेसिडेंट कमजोर होता है कंपेरिजन टू प्राइम मिनिस्टर, बट अमेरिका में, रूस में प्रेसिडेंट ताकतवर होता है कंपेरिजन टू प्राइम मिनिस्टर। भारत की संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जानबूझकर एक कमजोर प्रेसिडेंट को चुना, क्योंकि हमने ये सिस्टम ब्रिटेन से लिया, क्योंकि ब्रिटेन में महारानी नाम मात्र की हेड है, नॉमिनल हेड है। वैसे ही भारत में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। द्रौपदी मुर्मू बस सिग्नेचर करने के लिए है, वो अपनी मर्जी से प्यार तो कर सकती हैं, लेकिन और कुछ नहीं, सारे काम वही करेंगी जो मंत्रिपरिषद कहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी, जो मोदी जी कहेंगे। अरे बोले यार, तो पहला प्रश्न, नाम मात्र का प्रधान कौन है? प्रेसिडेंट। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, भारत सरकार का सर्वोच्च पद, और भारत सरकार के सारे कामकाज किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु, क्या भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति बनेगा? यस नो? भैया मैं लोकसभा का सदस्य हूं, या योग्यता हो, एबिलिटी हो तो मैं बन सकता हूं। सारे साथी थोड़ा सा कंसेप्ट को पढ़िए। राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित योग्यताओं का निर्धारण करने का अधिकार आर्टिकल 71 क्लॉज 3 के तहत किसको है? यानी संसद डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी एबिलिटी राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए होनी चाहिए। मेरे भाई समझना बड़ी इश्क, बड़ी मोहब्बत के साथ, कि भैया इतनी योग्यताएं तुमने हैं, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले 15,000 रुपए का एक पर्चा खरीदोगे। कितने हजार का? सुनो, वर्तमान में राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर आपको न्यूनतम वोटों का 1/6 भी नहीं पड़ा, तो कितनी राशि जमानत जब्त हो जाएगी? 15,000 प्रेजेंट टाइम में। और ये जो 15,000 रुपए ये आरबीआई के खाते के नाम से जमा होंगे, चेक लगेगा। इस समय मुर्मू जी ने इलेक्शन लड़ा, उनके खिलाफ यशवंत सिन्हा ने इलेक्शन लड़ा, दोनों ने 15,000 रुपए का चेक किसके नाम दिया होगा? आरबीआई ने। और एक शर्त है कि सुन भाई, इलेक्शन तो लड़ रहा है, अगर तुझे न्यूनतम वोटों का 1/6 भी नहीं पड़ा तो तेरी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और जमानत राशि कितनी? 15,000। इतनी तो जमा किए, कितने वोट ना पड़ने पर? 1/6 पे ना पड़ने पर। अब समझना, ये देश इतना बड़ा है, लेकिन आपने देखा होगा केवल कितने लोग लड़े? तो जबकि इतनी पॉपुलेशन है। ऐसा क्यों? तो कोई भी एरा गहरा, नत्थु गहरा, नंगा फटीचर इलेक्शन ना लड़े प्रेसिडेंट का। इसलिए हमने कुछ कंसेप्ट कर दिया है, ध्यान में रखना मेरे बच्चे। क्या कंसेप्ट किया? किसी जमाने में 1952 में राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने अनुमोदक चाहिए? 1। कितने प्रस्तावक चाहिए? 1। यानी एक चाहिए प्रपोजल लाने वाला, और एक चाहिए उस प्रपोजल पे परमिशन देने वाला। तो 1 और 1 कितने हो गए? अब देखो, ये मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मैं तभी लड़ सकता हूं 1952 के अनुसार अगर आप में से कोई 2 लोग जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, नंगा नहीं, ऐसा मैं अपने गांव से ले आऊंगा, चलो भाई शराब पियो, चलो मेरे साथ, वो 2 लोग जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं मेरे पक्ष में होना चाहिए। कितने पक्ष में होना चाहिए? 1। और उस पर अनुमति देने वाला 1। समझना, तो मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ पाऊंगा। कुल मिला के आप एक एमपी एमएलए को जानते हो, जो एक प्रपोजल लाने वाला हो, एक ये 2। लेकिन आगे चल के 1974 में कितने कितने कर दिए? 10-10, और रुपए जमा करने पड़ेंगे। फिर 1997 में प्रपोजल लाने वाले 50, प्रपोजल पे अनुमति देने वाले, तो सारे के सारे साथी समझना, जो प्रपोजल लाने वाले हैं वो कितने होने चाहिए, और प्रपोजल पे अनुमति देने वाले कुल कितने? अब सुनो, आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन तभी लड़ पाएंगे जब आपके पक्ष में कम से कम 50 मेंबर तैयार हों प्रपोजल लाने के लिए। ठीक है, तू इलेक्शन लड़, हम तेरे साथ हैं, ये ले प्रपोजल। और ये 50 रिक्शे वाले नहीं, सुहाना ब्यूटी पार्लर वाले नहीं, ये एमपी एमएलए होंगे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। वरना तो ये अपने गांव से ट्रैक्टर भर भर के ले आए। अच्छा 50 सही है? नहीं, 200 लोग। केवल यही वो शर्त है जिसके चक्कर में 2 ही लोग रह जाते हैं। आज आप एक एमपी एमएलए को नहीं जानती होंगी, 50 ये और 50 प्रपोजल पर अनुमति देने वाले 100 लोग कहां से लाएंगे? इसलिए आज एक बीजेपी की तरफ से लड़ता है, एक कांग्रेस की ओर से, एक पक्ष की ओर से, एक विपक्ष की ओर से। ये शर्त सिर्फ इसलिए लड़ी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्रपति का इलेक्शन न लड़े। किसी जमाने में 20-20 लोग राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते थे, पता चला बैलेट पेपर में नाम ही नहीं आ रहे। इसलिए हमने पहले एक कंसेप्ट था, फिर 10-10 आया, फिर 50-50। तो कमन गाइस, वर्तमान में राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए कितने प्रपोजल लाने वाले सदस्य हों, उस पर अनुमति देने वाले कुल कितने? ये एरे गहरे नत्थु गहरे होंगे, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी एमएलए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी एमएलए हों, ये वो लोग होंगे जो पार्लियामेंट, ये वो लोग होंगे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यस नो? इतने लोग तुम्हारे पास होंगे तब तुम अच्छा भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, वरना सोचो मत, ध्यान में रखना। तो भैया वर्तमान में कितने कितने? 50-50। कितने की राशि? और स्पष्ट कह दिया है कि अगर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी यदि कुल वैध मतों का कितना ना पड़े, 1/6। अगर टोटल वेरीफाइड वोट का 1/6 आपको नहीं मिला तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। अब समझना,
कौन पार्टिसिपेट करेगा, हु विल बी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेगा, सारे के सारे साथी समझना। इस बार दो लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, एक द्रौपदी मुर्मू ने लड़ा था और एक लड़ा था यशवंत सिन्हा ने। सब शांत रहेंगे, मैम बिल्कुल सही बताना है आपने किसे वोट दिया। अब तो बताइए, तो अब तो वो जीती गई। आपने भैया किसको वोट दिया था, द्रौपदी मुर्मू के यशवंत सिन्हा को? क्यों क्यों? ओके, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है इसलिए। भैया क्या आप में से किसी ने वोट डाला, क्या आपने किसी को वोट दिया? मैं बोलूं क्या आपने प्यार किया? देखो अभी तो हाथ मना कर रहे। आप सब एमपी एमएलए, आप सब नंगा है, आप सब टीटी हैं, टोटल थलुआ। यू आर अ कॉमन पीपल, दैट्स व्हाई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सुन लो सारे के सारे साथी, राष्ट्रपति के इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से, कभी भी जनता राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालती। क्या एक राष्ट्रपति सभी जनता के सामने वोट मांग लेगा कि भाई साहब हमें दे देना इस बार? सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, इस बार मुझे देखे देखो लैपटॉप दे दूंगा, इस बार मुझे दो, मैं किसानों का ऋण माफ कर दूंगा। सारे साथी समझना, क्या आपके घर पे द्रौपदी मुर्मू वोट मांगने आई? क्योंकि जनता राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इतनी बात समझ में आई? अब देखो सारे साथी समझना कि कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट हो रहा है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन। कोई भी इलेक्शन दो टाइप का होता है। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इलेक्शन, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन गाइस, सारे साथी समझेगा। मैंने लड़की को सीधा सीधा जाके आई लव यू बोला, ये बाबूजी कैसा हो गया? डायरेक्ट। अब मैंने अपने दोस्त से कहा यार मेरी भी सेटिंग करवा दे, वो कह रहा भाई मैं नहीं करवा पाऊंगा, अपनी तू डायरेक्ट बात कर ले। ध्यान में आपको रखना है, कॉपी वॉपी तो लिया मेरी जान, ध्यान में रखना। तो अपनी तू डायरेक्ट बात कर ले, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो मैंने किसी सहेली के भाई को लव लेटर दिया, जा बेटा अपनी दीदी को दिया ना, ये कैसा हुआ? इनडायरेक्ट। भाई साहब लड़की पटाई मैंने, रोमांस भी किया मैंने, क्या ये? डायरेक्ट। पटाई मैंने, भाई साहब चले गए उनके साथ, कैसे हुआ? इनडायरेक्ट। आपने गाना सुना होगा कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई, इनडायरेक्ट। अबे रवि मडेस इनडायरेक्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट। और आपने पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाया जाता है वही भरता है, किसी और पे ट्रांसफर। तो मैंने ही पटाई। भैया तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई, इनडायरेक्ट। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई, इनडायरेक्ट। तो भैया जब जनता वोट डाले तो डायरेक्ट, और देसी भाषा में सुन लो यार, तुम जैसा नंगा जहां वोट डाल ले वो डायरेक्ट है। क्या तुम में से किसी ने राष्ट्रपति वोट डाला तो इनडायरेक्ट हो गया? क्या तुम में से किसी ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाला? इनडायरेक्ट है। क्या तुम में से किसी ने राज्यसभा के लिए वोट डाला? और लड़कियों और देसी भाषा में, अगर तुम्हारे यहाँ नीला नीला लगे, काला काला, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है। और तुम्हारे ये नीला नीला कब लगेगा? जब तुम खुद वोट डालने जाओगे। अबे वोट डालने के बाद इंक लगाते हैं, क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में तुम्हारे किसी ने इंक लगाया? तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे हुआ? इनडायरेक्ट। समझ में आ गया भाई? तो कमन गाइस, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट जनता करेगी या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि? तो सुनो, पब्लिक ने वोट डाला मुझे, मैं वोट डालूंगा राष्ट्रपति को, ये होता है इनडायरेक्ट। आपने मुझे बनाया एमपी, मैं वोट डालूंगा। आपने मुझे बनाया एमएलए, मैं वोट डालूंगा। तो देखो कौन वोट डाल रहा है। कमन गाइस, पहला कंसेप्ट समझना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी लोकसभा। और क्या आप में से कोई लोकसभा का मेंबर है? इसलिए आप वोट। अब देखो इधर पीछे वाले भैया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, फिर कह रहा है राज्यसभा के केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। बार बार शब्दों पे ध्यान देना, क्या कह रहा है? इलेक्टेड। इसका मतलब कौन से वाले नहीं डालेंगे? मनोनीत वाले नहीं डालेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सारे साथी समझना, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, 12। क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है। कम ऑन गाइस, एमपी चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? इलेक्टेड। सारे साथी इधर देखें, कैसे चाहिए? फिर देखो, राज्य विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देसी भाषा में एमपी एमएलए वोट डालेंगे, लेकिन डालेंगे इलेक्टेड वाले। कौन से? कौन से नहीं डालेंगे? नॉमिनेटेड वाले नहीं डालेंगे, मनोनीत वाले नहीं डालेंगे। अब आप में से कोई एमपी एमएलए नहीं है, दैट्स व्हाई आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपने वोट डाला एमपी को, एमपी ने वोट डाला प्रेसिडेंट को, आपने वोट डाला एमएलए को, एमएलए ने वोट डाला प्रेसिडेंट को, दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट? यस नो, सिंपल सा फंडा। अब देखो एमएलए कहां कहां है? आज दिल्ली की विधानसभा में एमएलए केजरीवाल, अभी इलेक्शन होगा, कहां पे है? पांडिचेरी, और एक और में जम्मू एवं कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ है। देखो 3 यूटी ऐसी हैं, द फर्स्ट वन इज दिल्ली, सेकंड वन इज पांडिचेरी, थर्ड वन इज जम्मू कश्मीर। इनमें एमएलए होते हैं, अतः इन तीनों के विधायक वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में।
तो देखो भैया, पांडिचेरी और दिल्ली को 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया, परंतु इन्होंने पहला वोट कौन से इलेक्शन में डाला? 1997। बाई चांस आपके इलेक्शन में क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कौन से ईयर के प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट डाला था? 1997। इससे पहले दिल्ली पांडिचेरी के विधायक वोट नहीं डालते थे, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य मना है, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते। राज्य विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते, जो एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कॉमन गाइस बताना, क्या जनता भाग लेगी? क्या एमएलसी भाग लेंगे? क्या मनोनीत नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट। डायरेक्ट इलेक्शन होगा या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? भारत में राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना है? अरे कितने साल का कार्यकाल है? और सुनो, अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल, तो ट्रंप का कार्यकाल कितना है? सुनो मेरे भाई, भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भारत के बने जो कितनी बार रहे। उनके अलावा कोई भी राष्ट्रपति आज तक दूसरे कार्यकाल तक नहीं बढ़ पाया। आज भारत में ट्रेडिशन बन गया, परंपरा बन गई है कि एक बार के बाद हम किसी को दूसरी बार नहीं चुनते। अरे बोलो यार, क्यों? क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति हुए रूजवेल्ट, वो लगातार 4 बार राष्ट्रपति रहे, कईयों का करियर तबाह कर दिया। तब वहां पे एक संशोधन हुआ 1952 में कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई कितनी बार बन सकता है। और अमेरिका में कल्चर है, एक व्यक्ति सामान्यतः 2 बार रहता है। ओबामा भाई साहब रहे, उससे पहले जॉर्ज बुश भाई साहब रहे, अभी ट्रंप भी दोबारा जीत गए। अब ये ट्रंप का लास्ट कार्यकाल है। हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल है, अमेरिका में 4 साल का। हमारे यहाँ नाम मात्र का प्रधान होता है प्रेसिडेंट, वहां पे वास्तविक। और मेरे दोस्त, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन अमेरिका में 2 बार। यस नो? तो कॉमन गाइस, प्रेसिडेंट का कार्यकाल कहाँ? भारत में। अमेरिका में? भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी भी बार। और मेरे दोस्त, अमेरिका में 2 बार। सारे के सारे साथी बताइए, क्या आम जनता जो 18 वर्ष से ऊपर की है राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? सिंपल सा कंसेप्ट। अरे बोलो ना। तो एक बात तो मुन्ना ही है। तो पहले क्वेश्चन आंसर, फिर मैं ब्रेक देता हूं। पहला प्रश्न, किस आर्टिकल में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 52। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? मेरे भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए किस हाउस की सदस्यता? लोकसभा, राज्यसभा? सदस्यता हो या योग्यता हो? कौन से सदन की? लोकसभा की। योग्यता रखता हो वो व्यक्ति कौन से सदस्य सदन की? लोकसभा। क्या भारत का नागरिक हो? लाभ का पद हो ना हो? ना हो। पागल हो ना हो? दिवालिया हो ना हो? ना हो। बहुत बढ़िया दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन